Aaron Ralston. Ralston. My parents are Donald and Larry Ralston. एरन रल्स्टन की पैदाइश 27 अक्टूबर 1975 को मारियो, ओहियो, यूएसए में हुआ। उसका ख़ानदान थोड़े टाइम के बाद डेनवर, कोलोराडो शिफ्ट हो गया, जहां उसका ज़्यादातर बचपन गुजरा। कोलोराडो के रॉकी माउंटेन्स के नज़दीक रहने की वजह से रल्स्टन का नेचर के साथ डीप कनेक्शन हो गया और वो छोटी उम्र से ही आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे हाइकिंग और स्काइंग में दिलचस्पी लेने लगा। रल्स्टन ने अपने अर्ली स्कूलिंग कोलोराडो के एक रेप्यूटेड स्कूल चेरी क्रीक हाई स्कूल से किया। ये स्कूल डेनवर के सुबर्ब्स में था और एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग था। उसके स्कूल के दिनों में ही उसके अंदर एडवेंचर का शौक पैदा हो गया। वो साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था और एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट भी। हाई स्कूल के बाद उसने कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग, पेंसिल्वानिया में एडमिशन लिया, जहां उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फ्रेंच में डुअल मेजर किया। रल्स्टन का फोकस एजुकेशन के साथ साथ एडवेंचर पर भी था। यूनिवर्सिटी के दौरान भी वो आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग और बैक कंट्री स्काइंग में पार्टिसिपेट लेना शुरू कर दिया। ये वो टाइम था जब उसने अपनी एडवेंचरस स्पिरिट को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया। बचपन में रल्स्टन की दिलचस्पी सिर्फ एकेडमिक तक ही महदूद नहीं थी, वो नेचर और आउटडोर से भी बहुत अटैच था। अर्ली एज में ही उसने कैंपिंग और हाइकिंग शुरू की और उसके फैमिली ट्रिप्स रॉकी माउंटेन्स में रेगुलरली होते थे। यही एक्सपीरियंस उसके माउंटेनिंग पैशन का असल बेस बना। रल्स्टन ने यूनिवर्सिटी के बाद एक अच्छी जॉब भी की, लेकिन उसका फोकस हमेशा से आउटडोर एडवेंचर पर था। इंजीनियरिंग का प्रोफेशनल कैरियर उसने इतना सीरियस नहीं लिया जितना वो अपनी पैशंस को फॉलो करता था। इंटेल कॉर्पोरेशन में उसने एक जॉब भी छोड़ी ताकि वो अपने एडवेंचर के शौक को पूरा कर सके। रल्स्टन का ख़ानदान मिडिल क्लास से था और उन्होंने हमेशा उसकी इंटरेस्ट को सपोर्ट किया। उसके फैमिली बैकग्राउंड के ज़्यादा डिटेल्स अभी तक पब्लिक नहीं है, लेकिन रल्स्टन के जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे और उन्होंने एरन के एडवेंचरस नेचर को कभी रोकने की कोशिश नहीं किया। रल्स्टन का अर्ली लाइफ एक नॉर्मल मिडिल क्लास अमेरिकन अपब्रिंगिंग का मिक्स था, लेकिन उसके अंदर जो एक्सट्रीम एडवेंचर और रिस्क टेकिंग का जो शौक था वो उसके अंदर बचपन से ही डेवलप हो गया था। एरन रल्स्टन का एडवेंचरस स्पिरिट उसकी यंग एडल्टहुड में ही उभर कर सामने आ गया। उसने दुनिया के कई चैलेंजिंग माउंटेन्स और डेंजरस जगहों पर अपने शौक को पूरा किया। ये सब एडवेंचर्स उसके लाइफ का मेजर पार्ट बन गए और उसकी अल्टीमेट सर्वाइवल स्टोरी की तरफ ले गए। रल्स्टन का पैशन एक्सट्रीम एडवेंचर और आउटडोर एक्सप्लोरेशन के लिए था और उसने कई डिफिकल्ट और आइकॉनिक क्लाइंबिंग किया। रल्स्टन ने एक पर्सनल गोल सेट किया था कि वो कोलोराडो के 14,000 फीट यानी कि 4,267 मीटर्स या उससे भी ज़्यादा बुलंद माउंटेन्स को क्लाइंब करेगा। कोलोराडो में इन्हें 14ers का नाम दिया जाता है और इनकी टोटल तादाद 59 है। ये इसके लिए काफ़ी बड़ा और डेयरिंग टास्क था। 2002 में उसने इस टारगेट को चैलेंजिंग बना दिया जब उसने डिसाइड किया कि इस माउंटेन को विंटर के दौरान सोलो क्लाइंब करेगा, यानी विदाउट डिस्कशन विद अदर्स। उसने ये टारगेट बना लिया था कि इस माउंटेन को, जो कि 14,000 फीट ऊंचा है यानी कि 4,267 मीटर्स ऊंची पहाड़ है, इसको बिना किसी हेल्प के, बिना किसी टीम के वो अकेले ही पार करेगा और अपने इस शौक को पूरा करेगा। उसने कोलोराडो के बहुत से टफ पीक्स जैसे कि माउंट एल्बर्ट, जो कि कोलोराडो का हाईएस्ट पीक है, और पाइक्स पीक को अकेले ही खुद के बलबूते पर क्लाइंब करेगा। रल्स्टन ने सिर्फ कोलोराडो तक अपने आप को महदूद नहीं रखा, उसने नॉर्थ अमेरिका और इंटरनेशनली भी क्लाइंबिंग के शौक को पूरा किया। वो अपने इंजीनियरिंग के दौरान वेकेशन का फ़ायदा उठाकर कई कंट्रीज़ में क्लाइंबिंग और आउटडोर एक्सपेडिशंस करता था। उसने डिनाली इन अलास्का, जो नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है, उसको भी क्लाइंब करने का मंसूबा बनाया, लेकिन ये उससे मिस हो गया बिकॉज सर्वाइवल स्टोरी के बाद ये प्लान डिले हो गया। उसने इंटरनेशनल एडवेंचर्स में साउथ अमेरिका के एंडेस माउंटेन और फ्रांस के आल्फ को भी एक्सप्लोर किया। यही एडवेंचर्स ने उसकी क्लाइंबिंग और सर्वाइवल को शार्प बना दिया। एरन रल्स्टन के साथ जो फेमस एक्सीडेंट हुआ वो अप्रैल 2003 में हुआ, जब वो ब्लू जोन्स कैनियन उताह यूएसए में अकेले ही हाइकिंग कर रहा था। ये जगह एक नैरो और रिमोट स्लॉट कैनियन है जो कि कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क के पास है।
ब्लू जोन्स कैनियन काफ़ी नाउन था एडवेंचर सीकर्स के लिए, लेकिन ये जगह भी बहुत डेंजरस और डिफ़िकल्ट थी, स्पेशली अकेले हाइकिंग के लिए, क्योंकि इस जगह पर ख़तरा पड़ने पर रेस्क्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। रल्स्टन ने अपने प्लान किए हुए एडवेंचर के मुताबिक ब्लू जोन्स कैनियन में अकेले हाइकिंग का एक प्लान बनाया। उसने अपने फ्रेंड और फैमिली को इस हाइकिंग के बारे में बिल्कुल नहीं बताया और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक उसके लिए साबित हुई। उसने अपना प्रॉपर क्लाइंबिंग गियर लेकर एक मल्टी डे ट्रिप का स्टार्ट किया, लेकिन कुछ वक्त बाद ही एक बड़ी प्रॉब्लम ने जन्म लिया। 26 अप्रैल 2003 को रल्स्टन जब एक नैरो पैसेज से गुजरा, एक बड़ी चट्टान अप्रोक्सीमेटली 800 पाउंड रॉक उसके राइट आर्म पर गिर गया, जिसकी वजह से उसका आर्म चट्टान के अगेंस्ट ट्रैप हो गया। यह इंसिडेंट इतना सडन और अनएक्सपेक्टेड था कि उसके पास एस्केप का कोई रास्ता नहीं था। रल्स्टन ने कई मेथड्स ट्राई किए अपने हाथ को आज़ाद करने के लिए, लेकिन उसका हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली चट्टान के नीचे फंस गया था। उसके पास सिर्फ लिमिटेड खाना, पानी और एक छोटी सी पॉकेट नाइफ थी, जो बाद में उसके अल्टीमेट सर्वाइवल में मददगार बनी। एरन रल्स्टन बताता है कि वो वहाँ पर 5 दिन और 5 रातें फंसा रहा था। बहुत टफ कंडीशन का सामना करते हुए उसने अपने हाथ को आज़ाद करने के लिए कई तरह के टेक्निक्स अपनाए, लेकिन सब में वो फेल हो गया। लेकिन जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई और जब डिहाइड्रेशन और स्टार्वेशन ने उसे मारने के करीब कर दिया, तब उसने एक एक्सट्रीम स्टेप लेने का फैसला कर दिया। एरन रल्स्टन ने अपनी छोटी सी नाइफ से अपने आर्म को काटने का फैसला कर लिया। आपको क्या लगता है, स्टोरी इज़ ओवर? नहीं मेरे दोस्त, कहानी तो अब शुरू हुई है। एरन रल्स्टन के राइट आर्म पर चट्टान गिरने के बाद और कई मेथड्स को ट्राई करने के बाद जब वो वहाँ से आज़ाद ना हो पाया, तो उसने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की और जल्दी से अपने टूल्स यूज़ करके एस्केप करने का सोचा। उसके पास एक बेसिक पॉकेट नाइफ और एक रोप था। उसने चट्टान को हिलाने की कोशिश की और अपना हाथ आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन चट्टान इतना भारी था कि वो उसे हिला ना पाया। उस वक्त उसके पास सिर्फ लिमिटेड पानी और फूड मौजूद था, जो उसने हाइकिंग के लिए कैरी किया था। पहले दिन उसको काफ़ी उम्मीद थी कि वो चट्टान को हिला पाएगा और कोई रेस्क्यू टीम इसको वहाँ से बचा लेगा, या फिर कोई आएगा, उसे देखेगा और उसको रेस्क्यू करेगा। लेकिन डे एंड होने तक वो फिर भी वहीं फंसा रहा। उसने फर्स्ट डे अपनी रिसोर्सेज को बचाने के लिए पानी और फूड को कंज्यूम नहीं किया। दूसरे दिन रल्स्टन को ये रियलाइज़ हो गया था कि ये एक मेजर क्राइसिस सिचुएशन है। उसने चट्टान से अपने आर्म को फ्री करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए, जैसे रॉप से लेवरेज लेने की कोशिश और नाइफ से चट्टान के आसपास स्क्रैप करने की कोशिश और चट्टान को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ने की कोशिश, लेकिन इन सब से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रल्स्टन के पास पानी का एक छोटा सा बोतल था और कुछ स्नैक्स थे, जैसे चॉकलेट बार्स, ग्रानोला और ड्राई फ्रूट्स। उसने अपना पानी और खाना बचाना शुरू कर दिया, लेकिन वो जानता था कि ये चीज़ें उसके लिए काफ़ी नहीं होंगे। उसने दिन के वक्त बहुत कम ही पानी पिया और सिर्फ एक ग्रानोला बार्स खाया। इस दिन के दौरान उसने अपने हाथ को फ्री करने के लिए नाइफ से हाथ को काटने की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचा, लेकिन नाइफ इतना डल था कि वो इफेक्टिव नहीं था। थर्ड डे तक रल्स्टन ने रियलाइज़ किया कि वो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है और चांसेस ऑफ सर्वाइवल दिन ब दिन कम हो रहे हैं। ये देखते हुए उसने अपना पानी और खाना और ज़्यादा बचाना शुरू कर दिया, यानी कि रेशन करना शुरू कर दिया। उसने अपना पानी और खाना इतना ही कंज्यूम किया जो उसे सिर्फ एनर्जी दे सके, और पानी को बहुत ही लिमिट में पिया। रल्स्टन ने दिन के वक्त अपने हाथ को फ्री करने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन फिर फेल रहा। उस वक्त उसके पास वक्त था तो उसने अपने दोस्तों और फैमिली के बारे में सोचा और अपना वीडियो कैमरा का यूज़ करके अपना लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करने लगा। My name's Aaron Ralston. My parents are उसने अपने फैमिली के लिए एक फेयरवेल मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने लाइफ के बारे में सोचा, और उस वीडियो में वो माफ़ी मांगने लगा कि वो अपने ख़ानदान को बिना बताए अकेले ही हाइकिंग पर निकला था। उसे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। चौथे दिन रल्स्टन की स्टेमिना और मेंटल स्ट्रेंथ कमज़ोर पड़ने लगी। उस वक्त तक उसके पास जो पानी बचा हुआ था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। जब पानी ख़त्म हो गया तो उसने अपने यूरिन को कलेक्ट करना शुरू किया, ये सोचते हुए कि ये पानी के अल्टरनेटिव के तौर पर काम करेगा। रल्स्टन ने अपना कैमरा निकाल कर अपनी फैमिली के लिए और मैसेजेस रिकॉर्ड करना शुरू किए। शायद उसे लग रहा होगा कि ये उसका लास्ट डे है। उसने अपने हाथ को फ्री करने के लिए और चट्टान को हटाने के लिए एक और बार कोशिश किया, लेकिन फिर से उसे कोई सक्सेस नहीं मिली। 5वें दिन तक रल्स्टन फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। उस वक्त उसके पास कोई पानी भी ना था और वो सिर्फ अपना यूरिन पी रहा था। इस दिन उसने अपने सर्वाइविंग एनर्जी को सेव करने के लिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया।
क्योंकि उसे रियलाइज़ हो चुका था कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी और कुछ भी नहीं। इस दिन रल्स्टन के माइंड में एक सर्वाइवल आइडिया आया। उसने रियलाइज़ किया कि अगर वो अपने हाथ की बोन को तोड़ देता है तो वो अपने हाथ को कट कर सकता है और इस जगह से आज़ाद हो सकता है। फिर रल्स्टन ने इसके बाद अपने हाथ को काटने का मन बना लिया। उसे पता था कि इस चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, लेकिन वो ज़िंदा रहना चाहता था। रल्स्टन के पास जो नाइफ़ थी वो मल्टी टूल थी, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे ब्लेड, प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर, ETC। ये नाइफ़ उसके साथ सर्वाइवल गियर का एक हिस्सा था, लेकिन ये नाइफ़ इतनी हाई क्वालिटी नहीं थी कि उसकी बोन को काट सके। उसके पास जो नाइफ़ थी वो लेदरमैन ब्रांड का था, लेकिन उसके पास ज़्यादा देर रहने की वजह से उसकी शार्पनेस ख़त्म हो चुकी थी। नाइफ़ एक रेगुलर सिल्वर स्टील की थी, जो मल्टी नाइफ्स के डिज़ाइन काफ़ी जनरल होता है। इस नाइफ़ का ब्लेड बहुत छोटा और डल था, कोई हाई ग्रेड स्टील नहीं था जिसे एफिशिएंटली कटिंग के लिए यूज़ किया जा सके, और वो भी बोन्स का। उसके पास जो मल्टी टूल थी उसका वज़न तकरीबन 150 से 200 ग्राम के आसपास हो सकता है। रल्स्टन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि अगर नाइफ़ शार्प होती तो वो अपने हाथ को पहले ही काट चुका होता, लेकिन जो नाइफ़ उसके पास थी वो एक डल नाइफ़ थी, जिसकी वजह से वो उससे अपने हाथ नहीं काटना चाहता था। उससे उसका हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर सकता था। रल्स्टन ने रियलाइज़ किया कि अगर उसको अपना हाथ काटना है तो उसे अपने एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकना होगा। उसने एक टर्निक्यूट बनाया अपने हाथ के आर्म के आसपास। टर्निक्यूट एक टाइट बैंड होता है जो ब्लड फ्लो को रोकता है, जो सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा काम आता है। इस पर्पज़ के लिए उसने अपने रोप्स और क्लाइंबिंग गियर का यूज़ किया, ताकि जब वो अपना हाथ काटना शुरू करे तो ब्लड लूजिंग लिमिटेड हो। रल्स्टन का सबसे पहला मेजर स्टेप था कि वो अपना रेडियस और अल्ना बोन्स को तोड़े, जो फोरआर्म्स के 2 मेजर बोन्स होते हैं, लेकिन नाइफ से वो बोन्स नहीं काट सकता था। उसने चट्टान के अगेंस्ट अपने हाथ को लिवर्स दिया और बोन्स को ब्रेक करने के लिए अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल किया। उसने फिजिकली फोर्स लगाकर अपने बोन्स को तोड़ दिया। ये बहुत पेनफुल प्रोसेस था, लेकिन बोन्स को तोड़ने के बाद उसका अगला प्रोसेस हाथ को तोड़ने का थोड़ा आसान हो गया। बोन्स तोड़ने के बाद रल्स्टन ने अपने मल्टी टूल्स में से नाइफ का यूज किया और अपने फोरआर्म्स के मसल्स, टेंडन्स और नर्व्स को काटना शुरू किया। सॉफ्ट टिश्यूज काटना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। जब उसने अपने नर्व्स काटे तो उसको ऐसा फील हुआ जैसे इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा है, लेकिन उसने अपने पेन को कंट्रोल करते हुए अपना काम करता रहा। मसल्स और टेंडन्स को काटने में उसने बहुत टाइम लिया। नाइफ शार्प ना होने की वजह से ये प्रोसेस स्लो और पेन टेकिंग था। उसने अपने हाथ की मेजर आर्टेरियर्स और वीन्स को भी केयरफुली काटा, इसलिए ब्लड लूज कंट्रोल में रहा। अगर वो टर्निक्यूट नहीं लगा तो शायद वो ब्लड लूज की वजह से मर जाता। पूरी कटिंग प्रोसेस के बाद जब उसकी मसल्स, टेंडन्स, नर्व्स और स्किन के साथ बोन्स कट हो गया, तब उसका हाथ फाइनली फ्री हो गया। लेकिन कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अपने हाथ को फ्री करना उसके लिए सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत ज़्यादा टफ था। रल्स्टन को पता था कि अगर वो ये काम करेगा तो वो वहाँ पे मर भी सकता है। रल्स्टन ने अपने हाथ काटने के बाद उस चट्टान से छुटकारा पाया और फिर 7 मील तक चला। 7 मील्स के फासले पर उसे कुछ लोगों ने देखा। देखने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम को कॉल किया, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के जरिए से उसे हॉस्पिटल ले गए। एसटी मारियस हॉस्पिटल में रल्स्टन को इमीडिएटली केयर दी गई। रल्स्टन की रिकवरी रिमार्केबल थी। उसने हॉस्पिटल में अपनी फिजिकल और मेंटल स्टेट को रिकवर किया और कुछ ही हफ्तों में डिस्चार्ज भी हो गया। उसके बाद रल्स्टन ने अपनी कहानी पर एक बुक भी लिखी, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, जो कि 2004 में पब्लिश भी हुई। ये किताब पढ़ते हुए उसकी लाइफ पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम 127 हॉर्स है, जो कि 2010 में रिलीज हुई और इसमें जेम्स फ्रैंको ने एरन रल्स्टन का रोल प्ले किया। एरन रल्स्टन की कहानी हमें ये सबक देती कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, इंसान अपनी डिटर्मिनेशन और वाइल्ड पावर से उनका सामना कर सकता है। ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, और हर मुश्किल का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। और इंसान को ज़िंदगी की अहमियत को समझना चाहिए, चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हों।